1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1990 से मनाया जा रहा है, यानी पहली बार 1990 में मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। तुहिन कांता पांडे ये सेबी के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने माधवपुरी बुच का स्थान लिया है, जो कि सेबी के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी की अगर बात करें तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और 1992 के एक निकाय द्वारा इसको वैधानिक निकाय घोषित किया गया था। ओके। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस योजना की शुरुआत स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए किया है। तो पूछ सकता है प्रश्न कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत किस सरकार ने या किस राज्य ने की है? तो राजस्थान ने की है। अगला है न्योकुम युलो उत्सव। ये उत्सव अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें भाग लिया। नीशी जनजाति का एक कृषि त्योहार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है वहां का, और परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। न्योकुम युलो उत्सव, अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत को 2047 तक विकसित होने के लिए 7.8% की औसत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता है। यदि भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.8% रहेगी तो भारत 2047 तक विकसित हो सकता है। ऐसा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि 2047 तक श्रम बल की भागीदारी 56.4% से बढ़ाकर 65% करने की आवश्यकता भी है, जिसमें महिला श्रम बल की भागीदारी 50% करने की आवश्यकता है और अभी वर्तमान में 35.6% है। ये विश्व बैंक द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बताया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है। ये 5 नए आध्यात्मिक गलियारे कौन कौन से हैं? प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ और नैमिषारण्य के बीच में बनाया जाएगा, जो कि सीतापुर में स्थित है नैमिषारण्य। प्रयागराज मथुरा वृंदावन और शुक गलियारा। शुक जो है ये एक तीर्थ है, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। और 5वां है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर। राजापुर ये बांदा जिले में स्थित है, जहां पर तुलसीदास का जन्म हुआ था। ओके। तो ये जो 5 गलियारे हैं, आध्यात्मिक गलियारे हैं, इनका विकास किया जाएगा और ये सभी प्रयागराज से जुड़ेंगे। महाकुंभ की समाप्ति अभी हाल ही में हुई, उसी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने इन 5 गलियारों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, यहाँ पर भारत के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक और पशु संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। और ये संग्रहालय पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, जो कि दार्जिलिंग में ही स्थित है, उसी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। आपको बता दें, विश्व वन्य जीव दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 से प्रारंभ हुई थी और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 3 मार्च 1973 को साइट्स नामक संगठन की स्थापना हुई थी। साइट्स क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति व्यापार संधि, एक प्रकार की एक ट्रीटी है। इसकी स्थापना 3 मार्च को हुई थी। उसी की याद में विश्व वन्य जीव दिवस को 3 मार्च को मनाया जाता है। ओके। 5 मार्च ये अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 से प्रारंभ किया गया था। ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2025, 97वां ऑस्कर पुरस्कार हाल ही में डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में
वितरित किए गए। इसमें अनोरा फिल्म को सबसे अधिक 5 पुरस्कार मिले और द ब्रुट लिस्ट को 3 पुरस्कार मिले। बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार अनोरा को मिला। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार द ब्रुट लिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार अनोरा फिल्म के लिए माइकी मेडिसन को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार अनोरा फिल्म के लिए ही शॉन बेकर को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ये ब्राजील की फिल्म रही आई एम स्टिल हेयर। जबकि बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार आई एम नॉट अ रोबोट को मिला। आपको बता दें भारत की तरफ से जो इस बार ऑस्कर की आधिकारिक प्रविष्टि थी अनुजा, वो इसी कैटेगरी में ही शॉर्ट लिस्टेड थी, लेकिन उसको ये पुरस्कार नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने हाल ही में गुजरात के जामनगर में वन तारा का उद्घाटन किया। वन तारा ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि ये वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सासनगिर ये चर्चा में रहा, क्योंकि विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 3 मार्च को मनाया जाता है, उसके अवसर पर यहाँ पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। आपको बता दें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो पदेन होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से पहला है डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट इन्होंने जारी की। भारत में जो नदियों में, खासकर गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं, कुल पूरे भारत में 6,327 डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2010 के आसपास इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरी घोषणा जो इन्होंने की, बन्नी घास मैदान जो कि गुजरात में स्थित है और गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, ये दोनों अब प्रोजेक्ट चीता में शामिल होंगे। आपको बता दें अभी भारत में सिर्फ कूनो राष्ट्रीय उद्यान ही प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब 2 और शामिल होंगे, बन्नी घास मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा एक की है। ओके, तो ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारत में 2 नई नवरत्न कंपनियों की घोषणा हुई है। पहली है आईआरसीटीसी और दूसरी है आईआरएफसी। आईआरसीटीसी ये भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बनी है। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ये आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है। और आईआरएफसी ये 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रेलवे वित्त निगम। ओके, स्वावलंबिनी ये एक नई योजना है, नया कार्यक्रम है, जिसको हाल ही में 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। जयंत चौधरी जो कि कौशल विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। ये योजना केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान इस योजना का कार्यान्वयन करेगा। ये योजना किस उद्देश्य से की गई है? उच्च शिक्षा संस्थान की जो महिला छात्र हैं उनको अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाना इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य है। नाम क्या है योजना का? स्वावलंबिनी। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 हाल ही में इसका फाइनल खेला गया। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी का 3रा खिताब अपना जीता। अमेरिका, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया। अभी तक अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं थी, हालांकि अमेरिका के 30 से अधिक राज्यों ने इसको पहले ही अपने राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था, लेकिन पूरे अमेरिका की इसको आधिकारिक भाषा अब घोषित किया गया है। ओके, यमाडू ओरशी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। यमाडू ओरशी। आईएनएस गुलदार ये एक सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत है, चर्चा में है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय इसमें बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा।
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इसको डुबोया जाएगा और वहीं पर पानी के नीचे एक म्यूजियम इसमें बनाया जाएगा, आईएनएस गुल। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार व समानता। जयश्री वेंकटेशन ये केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 2000 में तमिलनाडु में हुई थी। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक रामसर पुरस्कार की ये विजेता बनी है। कुल 12 महिलाओं को रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक ये भी है, और ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय विजेता बनी है जयश्री वेंकटेशन। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हुआ। हालांकि भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए थे। भारत ने अपना कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। कुल 8 टीमें इसमें शामिल हुई थी। जो रैंकिंग में टॉप 8 की टीमें थी वो इसमें शामिल हुई थी। श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने इस रैंकिंग में जगह नहीं बना पाए थे, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाए थे। उनके स्थान पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान इसमें शामिल हुए थे। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 2002 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में श्रीलंका के साथ ट्रॉफी को शेयर किया था। 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने यह खिताब जीता था, और अब 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को दिया गया। भारतीय टीम ने ओडीआई में यानी वनडे में लगातार 15 टॉस हारने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ओके, 58वां टाइगर रिजर्व। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये भारत का 58वां तथा मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। इसमें कुल 7 बाघ वर्तमान में है। 5 बाघ पहले थे, और जिस दिन इसकी घोषणा हुई टाइगर रिजर्व बनाने की, उसी दिन 2 बाघ इसमें और छोड़े गए। आपको बता दें, इस उद्यान में 2 झीलें हैं, संख्या सागर और माधव सागर, जिसमें जो संख्या सागर झील है इसमें दलदली मगरमच्छ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इससे पहले 57वां जो टाइगर रिजर्व भारत का बना था वो भी मध्य प्रदेश का ही राता पानी टाइगर रिजर्व था। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों में पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व यानी 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी इस समय मॉरिशस के दौरे पर हैं। वहां पर इनको मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय पीएम हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को ये किसी भी देश के द्वारा 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ओके, प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब सरकार द्वारा 7 मार्च से शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पूछ सकता है, बिहार का मोतिहारी, यहाँ पर पहला सौर्य वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ हाल ही में 7 और 8 मार्च को। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से तथा युवाओं को सशस्त्र बलों में जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन मोतिहारी बिहार में किया गया था, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में आता है। ओके, एम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024, इसको कंप्यूटर का नोबेल कहते हैं। अमेरिका के 2 कंप्यूटर वैज्ञानिकों को ये दिया गया है, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन। दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, अब तक इस पुरस्कार के इतिहास में एक भी भारतीय ने आज तक ये पुरस्कार नहीं जीता है, एम ट्यूरिंग पुरस्कार। भारत ने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब अपना जीत लिया है। 6 बार अब तक एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप हो चुका है, जिसमें 5 बार भारत ने खिताब जीता है। 6 से 8 मार्च 2025 तक ईरान के तेहरान में हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने फाइनल में ईरान को ही हराकर
5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। खंजर ये क्या है? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हो रहा है, जो कि इसकी राजधानी भी है। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 4 से 19 मार्च 2025 तक ये अमेरिका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। याद रखिएगा, 5 देशों का नाम भी जरूर याद रखिएगा। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 लंदन की एक फर्म है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, उसके द्वारा हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 2024 में भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जापान है और नंबर 4 पर भारत है। ओके, भारत में हाई नेटवर्थ यानी जिनके पास $10 मिलियन से अधिक की संपत्ति है, उनकी संख्या 85,698 हो गई थी पिछले वर्ष से 6% ज्यादा, यानी पिछले वर्ष लगभग 80,000 के आसपास थी 2023 में। 2024 में यह बढ़कर 85,698 हो गई है। अरबपतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2023 से 26 ज्यादा अरबपति अब हो गए हैं। 2024 में कुल 191 अरबपतियों की संख्या हो गई है। विश्व के 3.7% हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति जो है वो भारत में ही रहते हैं। ये 19वीं वेल्थ रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। नई दिल्ली में हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। 5 से 7 मार्च 2025 तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसको टेरी कहा जाता है, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया। विषय था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। इसमें गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप, ब्राजील की पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा तथा अन्य जो पर्यावरण के प्रमुख हैं वो शामिल हुए थे। ओके, नितिन कामत, ये जीरोधा लिमिटेड जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, उसके संस्थापक हैं, चर्चा में हैं क्योंकि इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन कामत को। हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट की स्थापना होने जा रही है। भारत का पहला API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन तथा 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सोलन में की जाएगी। इसकी घोषणा भी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, आपको बता दें ये इस बार की 7वीं रिपोर्ट है। 2018 से ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। 11 मार्च 2025 को IQ एयर जो कि स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, उसके द्वारा कुल 138 देशों के लिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ये रिपोर्ट आपको पता ही है PM 2.5 यानी पार्टिकुलेट मैटर P2.5 जो कण होते हैं उसके आधार पर जारी की जाती है कि किस देश की हवा कितनी सुरक्षित है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 5वां है, यानी भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्रदूषित देश है। अगर हम शीर्ष 5 देशों की बात करें प्रदूषण के मामले में, तो चार्ट नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर बांग्लादेश, नंबर 3 पर पाकिस्तान, नंबर 4 पर कांगो रिपब्लिक और नंबर 5 पर भारत है। भारत का जो औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो विश्व के शीर्ष प्रदूषित शहर में मेघालय का बर्नीहाट शहर नंबर 1 पर है। ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तीसरे नंबर पर कजाकिस्तान का शहर कारागांडा है और चौथे नंबर को इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, चौथे नंबर पर पंजाब में मुल्लापुर जो शहर है वो चौथे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं इस रैंकिंग में। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार 6ठे वर्ष नई दिल्ली बनी हुई है। विश्व का सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र प्यूर्टो रिको का माया गेट क्षेत्र है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा जो है वो अनुमानतः
5.2 वर्ष कम हो गई है जीवन प्रत्याशा भारत की। ओके, चलिए आगे बढ़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब मैंने इसमें आपको बताया है। आईफा अवार्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको आईफा शॉर्ट में कहा जाता है, अभी हाल ही में 8 और 9 मार्च को जयपुर में ये अवार्ड प्रदान किए गए। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को उनकी फिल्म लापता लेडीज के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्म भूल भुलैया 3 में शानदार अभिनय के लिए मिला। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लापता लेडीज के लिए नितांशी गोयल को मिला। आपको बता दें, लापता लेडीज की आईफा अवार्ड में इस बार धूम रही, उसने सबसे अधिक कुल 10 अवार्ड जीते हैं। ओके, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 के लिए आईसीसी ने अपने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। पुरुषों में ये पुरस्कार भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को दिया गया है। वहीं महिलाओं में ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की एलाना किंग को दिया गया है। भारत हाल ही में दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है, यानी दुबई में 2024 में जितनी भी एफडीआई आई है उसका 21.5% भारत से आया है। इस तरीके से भारत दुबई में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ओके, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम रखी गई है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1995 में पहली बार इस दिवस को मनाने की परंपरा शुरू हुई, जब पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 1995 के 16 मार्च की तारीख से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ओके, महिला प्रीमियर लीग वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण 14 फरवरी से 15 मार्च तक हाल ही में संपन्न हुआ। 5 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला मुंबई में खेला गया। विजेता मुंबई इंडियंस बनी। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को इसने हराया और ये मुंबई इंडियंस का दूसरा खिताब है। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण को भी मुंबई इंडियंस ने जीता था, जो कि 2023 में हुआ था, और अब 2025 में जो कि तीसरा संस्करण है, इसको भी मुंबई इंडियंस ने जीता है। दूसरा संस्करण यानी पिछले वर्ष WPL का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी की महिला टीम ने जीता था। फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मुंबई इंडियंस की ही नेटली साइबर ब्रंट को मिला। ऑरेंज कैप यानी जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हों, उसका पुरस्कार भी नेटली साइबर ब्रंट को मिला मुंबई इंडियंस की। इन्होंने कुल 523 रन बनाए हैं। पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी, ये मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर को मिला, जिन्होंने कुल 18 विकेट पूरे प्रतियोगिता में लिए। ओके, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 15 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरुष वर्ग में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार मिला, जबकि महिला श्रेणी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया चुनी गई। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का भी पुरस्कार सविता पूनिया को ही मिला। सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 की विश्व कप विजेता टीम को मिला। आपको बता दें, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 कई मायनों में खास है। ये हॉकी इंडिया की शताब्दी वर्ष है, और दूसरी बात, हॉकी इंडिया ने जो 1975 में विश्व कप जीता था, उसके 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भी ये आयोजित किया गया था। इन दो मौकों को ये आयोजन और खास बनाता है। ओके, शनि के नए उपग्रहों की खोज की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के 128 नए चंद्रमा या उपग्रहों की मान्यता दी है। आपको बता दें, सौर मंडल में पहले भी शनि एक ऐसा ग्रह था जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह थे, और अब तो 128 और नए उपग्रह को मान्यता मिल जाने के बाद शनि के पास अब कुल 274 उपग्रह हो गए हैं।
और ये सौर मंडल में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बृहस्पति है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 95 ही है। ओके। झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। हाल ही में हरियाणा में खेले गए फाइनल में इसने मेजबान हरियाणा को हराकर पहली बार हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। किसने? झारखंड ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया कार्निवल। पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन हाल ही में युवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा 16 मार्च को किया गया। 3 दिवसीय ये फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम है जो कि 16 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और इसी दौरान एक पुस्तक भी लॉन्च हुई जिसका नाम है साइकिलिंग के लाभ। ओके। चंद्रयान 5। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 13 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 की मंजूरी प्रदान की गई। तत्पश्चात 16 मार्च को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन द्वारा इसकी घोषणा की गई। चंद्रयान 5 ये 2028 तक इसकी संभावना है प्रक्षेपण की। आपको बता दें इससे पहले 2027 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण होगा। चंद्रयान 5 भारत और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा उसके सहयोग से भेजा जाएगा और इसमें जो रोवर को भेजा जाएगा वो 250 किलोग्राम का भारी भरकम वजन वाला रोवर होगा। इससे पहले जो चंद्रयान 3 में रोवर गया था वो मात्र 25 किलोग्राम का था, यानी चंद्रयान 3 के जो प्रज्ञान रोवर था उससे 10 गुना अधिक वजन वाले रोवर को चंद्रयान 5 में भेजा जाएगा। ये रोवर चंद्रयान 5 का जो रोवर होगा ये चंद्रमा की सतह का विस्तृत रूप से अध्ययन करेगा और इसके साथ ही साथ इस मिशन से भारत और जापान के बीच जो अंतरिक्ष संबंध है उसको भी मजबूत करने में काफी सहायता मिलेगी, क्योंकि भारत और जापान के संयुक्त सहयोग से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2028 में। इससे पहले चंद्रयान 4 जो कि चंद्रमा पर मिट्टी के नमूने के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा वो 2027 में लॉन्च होगा। भारत ने हाल ही में 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा है। अस्थायी, अस्थायी नहीं। और इस प्रकार से इन 6 स्थलों को जुड़ने के बाद भारत में कुल 62 स्थल ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में अब तक जोड़े जा चुके हैं। ये जो 6 स्थल है इनके नाम जान लीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना का मुदुमल मेगालिथिक मंदिर, अशोककालीन शिलालेख स्थल जो कि विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, 64 योगिनी मंदिर, ये भी विभिन्न राज्यों में स्थापित मंदिर हैं। 64 देवी योगिनी जो देवी देवताएं हैं उनके समर्पित ये मंदिर हैं। गुप्तकालीन मंदिर, ये उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हैं गुप्तकालीन मंदिर। बुंदेला राजवंश के महल, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो इन 6 स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में हाल ही में भारत द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ग्लेशियर संरक्षण यानी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 1993 से यूएनओ द्वारा यह निर्णय लिया गया। हालांकि 1992 में इसकी अवधारणा सामने आई थी जब रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, उसी में इसकी अवधारणा आई। लेकिन 1993 से यूएनओ द्वारा यह निर्णय लिया गया था इसको मनाने का। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य एसडीजी 6 जो सतत विकास लक्ष्य का 6वां लक्ष्य है, सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ये लक्ष्य कब तक पूरा करना है? 2030 तक पूरा करना है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है वन और भोजन। 2013 से यूएनओ द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को। ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक, अभी हाल ही में जारी हुआ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। कुल 147 देशों की रैंकिंग इसमें की गई है। ये रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड को मिला है। लगातार 8वीं बार फिनलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, यानी विश्व में सबसे अधिक खुशहाल देश फिनलैंड है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड है और चौथे नंबर पर स्वीडन है। वहीं सबसे कम खुशहाल देश
सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। अगर भारत की बात करें तो भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत को 126वां स्थान मिला था, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले में भारत ने 8 अंकों का सुधार किया है, लेकिन अभी भी भारत की स्थिति अत्यंत खराब है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान भारत से अधिक खुशहाल है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109वीं है, नेपाल की 92वीं रैंकिंग है, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। वहीं इस सूचकांक की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि अमेरिका इस सूचकांक के इतिहास में अब तक के अपने सबसे निम्न रैंकिंग पर काबिज हुआ है। अमेरिका को इस वर्ष 24वां रैंक मिला है। ओके, तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी इस सूचकांक से संबंधित। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में आज तक की पत्रकार मृदुलिका झा को दिया गया। और ये पुरस्कार उनको किस लिए मिला है? हरियाणा के युवाओं द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग को कवर करने के लिए मृदुलिका झा को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री होंगे। जस्टिन ट्रूडो की जगह इन्होंने हाल ही में ली है, जो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे। हालांकि मार्क कार्नी का जो समय है वो बहुत कम कालावधि के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि अक्टूबर के आसपास वहां पर चुनाव होने हैं। रायसीना डायलॉग 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में हाल ही में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा किया गया। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लक्सन इस रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि भी थे। आयोजक कौन था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय। विषय क्या था इस डायलॉग का? कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी। बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को जरूर याद रखिएगा। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि लंदन स्थित केंद्रीय बैंकिंग का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार इसको दिया गया है आरबीआई को। आरबीआई की प्रवाह और सारथी पहल को केंद्रीय बैंकिंग द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। ओके। इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर भारत के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हाल ही में किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। सिक्किम की राज्य सरकार ने वहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया गया है। कहां पर? सिक्किम द्वारा। पूछ सकता है किस सरकार ने लॉन्च किया है इसको। तो सिक्किम में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा पर्यटक बनकर तो उसको 50 रुपए शुल्क 30 दिनों के लिए देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के बाद वो फिर लौट कर आता है तो उससे फिर से 50 रुपए लिए जाएंगे। ओके। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 तक भारत की यात्रा पर रहे। इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत संयुक्त समुद्री बल में शामिल हुआ। संयुक्त समुद्री बल एक संगठन है जिसमें कुल 46 सदस्य देश हैं। इसमें भारत शामिल हुआ है। वहीं न्यूजीलैंड भी 2 समूहों में शामिल हुआ है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था। वो कौन कौन से समूह हैं? हिंद प्रशांत महासागर पहल और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। ओके। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 की विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये 24 मार्च को ही विश्व टीबी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो वाहक है बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी खोज की थी। उसी की याद में विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दें, टीबी एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है। ओके।
23 मार्च, 23 मार्च को देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 1961 में पहली बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया था। आपको बता दें, इस वर्ष जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी है। 1950 में स्थापना हुई थी और 2025 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसी की याद में भारत शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है ये। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा, जो कि हिंदी लेखक हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के ये निवासी हैं। आपको बता दें, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले हिंदी लेखक हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12वें लेखक हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इनकी प्रमुख दो बहुत ही चर्चित पुस्तकें हैं, दीवार में एक खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज। इसमें जो पहली पुस्तक है इनकी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए इनको 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। पिछला ज्ञानपीठ यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया था। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। वरुण, वरुण क्या है? भारत और फ्रांस के बीच का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में संपन्न हुआ। भारत की तरफ से इसमें विमान वाहक पोत INS विक्रांत इसमें भाग ले रहा है। किसमें? वरुण अभ्यास में, जो कि भारत और फ्रांस का एक नौसैनिक अभ्यास है। राम सुतार, आप सभी लोग इनके नाम से परिचित होंगे। भारत के वरिष्ठ मूर्तिकार हैं। इनको महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार, जो कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया जाएगा, राम सुतार को। देखिए, विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में स्थित प्रतिमा है, उसके मूर्तिकार राम सुतार ही थे। इसके अलावा कैंपागोडा जो हवाई अड्डा है, उस पर जो कैंपागोडा की प्रतिमा लगी है, उसके भी मूर्तिकार राम सुतार ही हैं। इसके अलावा जो संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई है, उसके भी मूर्तिकार राम सुतार हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का अपने मूर्तिकला से उसको निखारा है और विश्व पटल पर भारत की ख्याति को बढ़ाया है। तो उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? राम सुतार को। क्रिस्टी कोवेंट्री, नाम याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये 10वीं अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। आपको बता दें, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है तथा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की ये पहली अफ्रीका की अध्यक्ष बनी है। यानी अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक कोई भी इससे पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नहीं हुआ था। ये पहली अध्यक्ष बनी है और महिला अध्यक्ष भी पहली है। ओके, अगर हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 1894 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में परिवर्तित कर दिया गया, जो कि आज भी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। यानी जो क्रिस्टी कॉवेंट्री हैं,
अब 2033 तक वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने। हरियाणा के पंचकुला में हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण है। इसमें 148 जल संकटग्रस्त जिले जो कि पूरे भारत से आते हैं, जो कि 148 जिनमें जल की संकटता सबसे ज्यादा है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। विषय क्या है? जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई, सामुदायिक संपर्क को बढ़ाने की दिशा में। ये अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें, ये प्रोग्राम विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च को प्रारंभ हुआ। पहली बार जल शक्ति अभियान दिल्ली से बाहर प्रारंभ हुआ है, नहीं तो अभी तक इसके जो 5 संस्करण हुए थे वो सभी दिल्ली से ही प्रारंभ हुए थे। 2019 में जल शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया था, केंद्र सरकार की योजना है। 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कर दिया गया था। ओके, तो ये कहां से शुरू हुआ? हरियाणा के पंचकुला से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें इसने बताया है कि भारत 2025 में जापान को तथा 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की बन जाएगा, ऐसा IMF ने बताया है। वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जापान है। इन दोनों यानी जो तीसरे चौथे नंबर पर है जर्मनी और जापान, इन दोनों को 2027 तक भारत के पीछे छोड़ने की संभावना है और भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। IMF ने बताया कि भारत की वास्तविक GDP 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर रहेगी, जो कि 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। इस तरीके से भारत की 2015 से 2025 यानी इन 10 सालों में भारत की जो विकास दर है वो 105% हुई है, जबकि इसी अवधि में अमेरिका की मात्र 66% और चीन की 76% तथा जापान की 0% हुई है। यानी 2015 में जापान जिस विकास दर पर था उसी विकास दर पर 2025 में भी ठहरा हुआ है, यानी उसकी विकास दर 0 है। ओके, ऐसा IMF ने अपने आंकड़े में हाल ही में बताया है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आपको बता दें, IMF की स्थापना 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना है, इसके लिए की गई है। इस समय इसके 189 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। पर्पल फेस्ट 2025 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में शुरू हुआ। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं के जश्न के रूप में पर्पल फेस्ट को जाना जाता है। इसका रंग पर्पल यानी बैगनी होने का कारण यही है कि बैगनी रंग दिव्यांगों को समर्पित माना जाता है। जिस तरीके से पर्यावरण को हरा रंग, LGBT समुदाय को गुलाबी रंग, उसी तरीके से दिव्यांगों के लिए बैगनी रंग को समर्पित माना जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस फेस्टिवल का प्रारंभ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। पंजाब, हाल ही में पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को इसने सांकेतिक भाषा में प्रसारित किया। आपको बता दें, सांकेतिक भाषा दिवस भारत में 18 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली, कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन, जिसको नेवा कहा जाता है, इसमें शामिल होने वाला दिल्ली 28वां विधानमंडल बना है। पहला विधानमंडल कौन है? 2022 में नागालैंड बना था, जो कि ये जो राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा है, ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बनाई गई एप्लीकेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत के सभी जो विधानमंडल हैं, विधानसभाएं हैं, उनको एक साथ लाना है, एक ही जगह उनको व्यवस्थित करना है। ओके, तो उसी क्रम में दिल्ली 28वां विधानमंडल बना है। MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के मानदंडों में संशोधन किया गया। ये जो संशोधन हुआ है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। आपको बता दें, ये संशोधनों में निवेश की सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको तीनों उद्यमों से संबंधित जो नई निवेश और टर्नओवर सीमा है उसको बताते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सबसे पहले सूक्ष्म उद्यम की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम में निवेश सीमा जो कि पहले 1 करोड़ थी उसको बढ़ाकर अब 2.5 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। वहीं अगर हम लघु उद्यम की बात करें तो लघु उद्यम में निवेश सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी गई है। वहीं मध्यम उद्यम में निवेश सीमा 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ कर दी गई है, जबकि टर्नओवर की सीमा 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी गई है। तो ये एमएसएमई के नए मानदंड है जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर है सांसदों की वेतन वृद्धि। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 के पूर्वव्यापी प्रभाव से संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई। आपको बता दें, ये जारी तो अभी हुई है लेकिन ये प्रभावी 1 अप्रैल 2023 से होगी। इसमें क्या क्या होगा? सांसदों के वेतन में 1 लाख रुपए जो उनको प्रतिमाह अब तक मिलता था उसको बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, यानी 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं दैनिक भत्ता 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, 25% की वृद्धि इसमें हुई है। पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया गया है और इसमें भी 24% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें, जो सांसदों के वेतन भत्ते हैं वो वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा विनियमित किए जाते हैं तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के अनुसार लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से ही सांसद सदस्यों के वेतन का निर्धारण होता है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये सीधा सीधा कथन में भी आ सकता है। एकीमे एकीमे क्या है? ये भारत और अफ्रीका का नौसैनिक अभ्यास है, पहला नौसैनिक अभ्यास है। भारत और तंजानिया इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं 13 से 18 अप्रैल 2000 सॉरी यहाँ पर 2025 होगा, 2025 तक ये आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह में किया जाएगा जो कि हिंद महासागर में है। और आपको बता दें, इसका उद्घाटन संभवतः भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। इसमें कुल 10 अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे। एकीमे याद रखिएगा, पहला है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अजय सेठ ये भारत सरकार के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। इन्होंने तुहिन कांता पांडे जो कि अब तक वित्त सचिव थे उनका स्थान लिया। इंद्र 2025 ये भारत और रूस के बीच का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित होगा? बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर इसको आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, इंद्र अभ्यास जो भारत और रूस के बीच होता है वो द्विवार्षिक होता है। ओके, पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब राज्य में स्थित झज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, यानी झज्जर बछौली वन्य जीव अभयारण्य को तेंदुआ सफारी में परिवर्तित किया जाएगा। कहां पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। सिंदबाद इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, आ सकता है, पूछ सकता है कि सिंदबाद क्या है। सिंदबाद एक पर्यटन पनडुब्बी थी, मिस्र की ये पर्यटन पनडुब्बी थी। हाल ही में लाल सागर में इसके डूबने से 6 पर्यटकों की मौत हुई, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। सिंदबाद याद रखिएगा। डॉक्टर जय भट्टाचार्य ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। 27 मार्च को यानी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी की गई। हुरून नामक संस्था इसको जारी करती है। इस लिस्ट के जो कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, उस आंकड़ों में सबसे प्रमुख आंकड़ा है कि एशिया में अरबपतियों की राजधानी में अब बदलाव हो गया है। पिछले वर्ष एशिया में जो अरबपति थे वो सबसे ज्यादा मुंबई में रहते थे, लेकिन अब वो चेंज होकर चीन की राजधानी संघाई
चीन की संघाई ये एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गई है। संघाई में कुल 92 अरबपति रहते हैं। इसने मुंबई को पीछे छोड़ दिया और मुंबई का अब तीसरा स्थान है। संघाई बीजिंग के बाद नंबर 1 पर संघाई, नंबर 2 पर बीजिंग और नंबर 3 पर अब मुंबई पहुंच चुका है। ओके। विश्व में अरबपतियों की संख्या 3442 बताई गई है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 163 अरबपतियों की वृद्धि दिखा रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपति हैं 870, दूसरे नंबर पर चीन में 823 और तीसरे नंबर पर भारत है 284 अरबपतियों के साथ। हालांकि इस पर पिछले कई सालों से चीन का कब्जा था सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या के मामले में, लेकिन अमेरिका ने 10 साल के बाद प्रथम स्थान हासिल किया है विश्व में अरबपतियों की संख्या में। भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति अगर मिला दी जाए तो वो 98 ट्रिलियन रुपए है, जो कि भारत की जीडीपी का 1/3 है। यानी भारत की जीडीपी का 1/3 जो रुपया है वो भारत के इन 284 अरबपतियों के पास मौजूद है। 40 वर्ष से कम उम्र के 7 भारतीय अरबपति इसमें बताए गए हैं। वहीं पर रोशनी नादर, जो कि HCL की संस्थापक है, वो विश्व की 5वीं सबसे अमीर महिला बन गई है और भारत में पहली सबसे अमीर महिला है। विश्व के अगर शीर्ष अमीर व्यक्तियों की बात करें तो नंबर 1 पर अमेरिका के एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस है, ये अमेजन के संस्थापक हैं। तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं। भारत में शीर्ष अमीर मुकेश अंबानी है। भारत और एशिया दोनों में इस समय शीर्ष अमीर व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। शिप कटकरा विश्व कप 2025 ये बिहार के पटना में हाल ही में आयोजित हुआ। ये शिप कटकरा क्या है? ये एक प्रकार का पारंपरिक मलेशियाई खेल है, जिसको भारत में किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 21 टीमों ने भाग लिया। भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। शीर्ष स्थान थाईलैंड का रहा, जिसने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इसको याद रखिएगा, हो सकता है सीधा सीधा प्रश्न इससे पूछ ले। BLSRSAM ये क्या है? इसका फुल फॉर्म पहले देखिए। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में इस मिसाइल का 26 मार्च 2025 को DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से सफल उड़ान परीक्षण किया गया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 170 किलोग्राम इसका वजन है और इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये शामिल होगा और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बनने जा रहा है। अभी हाल ही में ये ब्रिक्स में शामिल हुआ था और ब्रिक्स का ये 10वां देश बना था। ओके, न्यू डेवलपमेंट की बैंक की बात करें तो इसको पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनसे मिलकर ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में स्थित है। नेटुम्बो नंदी नदैत वाह नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये नामीबिया की इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेटुम्बो नंदी नदैत वाह। सारथी ये क्या है? एक AI संचालित चैटबॉट है। हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से सारथी नामक AI चैटबॉट को लॉन्च किया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। ये 2 बहुत महत्वपूर्ण मैं आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। भारत दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश बन गया है। यानी विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है? भारत में। भारत में वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 मिलियन मीट्रिक टन है और 2030 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य भारत ने रखा है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24% से अधिक योगदान अकेले भारत करता है।
भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 471 ग्राम प्रतिदिन है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। साथ ही साथ भारत 10 करोड़ लोगों को डेयरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है, जिसमें 75% महिलाओं को रोजगार डेयरी क्षेत्र में अकेले मिलता है। ओके, तो भारत दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश है। इसके साथ ही साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। श्रीलंका को इसने पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पर अभी भी केन्या है। 2024 में भारत ने 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है।